देखिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टर्मिनल है। यहाँ पे देखो कुछ में रेड हो रहा है, कुछ में ग्रीन हो रहा है। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ वाले की। यहाँ पे सन फार्मा लिखा हुआ है। तो सन फार्मा का जो है आप देखिए यहाँ पर रेट क्या लिखा हुआ है, लास्ट रेट 678.8। देखिए अब 678.80 के बाद 678.90 हुआ था। इसका मतलब तब आपने देखा होगा कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया था। और अब देखिए 678.75 हो गया। अब इसका कलर जो है ना वो रेड हो गया था बीच में। तो रेड होने का मतलब क्या है कि उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई, और ग्रीन होने का मतलब क्या है कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई। अब देखिए मार्केट बहुत वोलेटाइल है, आप देख रहे हैं हर सेकंड में ये चेंज हो रही है इनकी वैल्यूज। अब जब हर सेकंड में इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो अगर हमने सपोज कर रहे थे कि ये शेयर्स खरीदे हुए थे, तो बैलेंस शीट में क्या है, हम अगर शेयर्स की वैल्यू लिखें तो 67, अब सन फार्मा के शेयर्स खरीदे हुए तो 678.85 लिखें या 65 लिखें या 75 लिखें, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए, वो बार बार बदल रही है तो क्या बार बार हर मिनट में बैलेंस शीट बदलेंगी क्या? अगर ये बार बार चेंज हो रही है तो क्या हर मिनट में हमें बैलेंस शीट चेंज करनी होगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो हमारे आगे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई बैलेंस शीट में हम कितने रुपए के शेयर की वैल्यू लिखें उसकी, वो तो हर समय चेंज होते चली जा रही है, हर सेकंड में चेंज हो रही है। तो मार्केट तो इतने बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या हम बैलेंस शीट भी वैसे बार बार बना सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करते हैं, जिसमें हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये उतार चढ़ाव की वजह से कितना घाटा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है, और उतने रुपए का हम क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। अब उतने रुपए का रिजर्व हम क्रिएट करके रख देते हैं, और अलग से उसमें कुछ पैसे यानी कि निकाल के रख दिए। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए बैलेंस शीट में अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसके साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिजर्व पड़ा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं, ये आज का टॉपिक है। बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट्स हैं। जिस दिन भी कोई पार्टनर आ रहा होता है या कोई पार्टनर जा रहा होता है, उस दिन आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हो, रिवॉल्यूशन करते हो एसेट्स का और लायबिलिटीज का। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन करके एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, और उसी को हम डिस्कस करते हुए व्हाइट बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। यहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये एडमिशन में भी ऐसे ही करना है, रिटायरमेंट में भी ऐसे ही करना है, और डेथ में भी ऐसे ही करना है। इसका ट्रीटमेंट सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस के इफेक्ट हैं वो जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि टोटल जो ऑप्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 5 प्रकार की हो सकती हैं, 5 केसेस हो सकते हैं। मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership. An extract of balance sheet on that date is A और B पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। उन्होंने C को एडमिट किया है, और इस दिन इनके यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 है, और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दी हुई है 2 लाख रुपीस की। अगर हम इसका जनरल वे में मतलब समझें, बिना केसेस के नीचे जो इंफॉर्मेशन है उसको ना कंसिडर कर हम बात करें, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट की, जैसे कि हमने अभी लाइव स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को देखा भी, हर पल में चेंज हो रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि इन्होंने एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि भाई अगर घाटा होगा तो हम ये 20,000 रुपए अलग से निकाल दे रहे हैं, इससे हम उस लॉस को कवर कर लेंगे।
तो उन्होंने एक रिजर्व मेंटेन किया हुआ है ताकि मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको इसमें से एडजस्ट किया जा सके, कवर किया जा सके। अब एग्जाम में प्रॉब्लम 5 तरह की हो सकती है या 5 तरह के केस जो है वो एग्जिस्ट कर। पहला केस क्या है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने ऐसी बैलेंस शीट में एक तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख दिया और दूसरी तरफ उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, इसके अलावा इन्होंने एग्जाम में और कुछ भी नहीं बताया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। दूसरे ऑप्शन में उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और इसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीस की ही मार्केट वैल्यू। और एक तीसरा ऑप्शन क्या बताया गया कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू 2 लाख से कम होकर के 1,85,000 हो गई है, यानी कि उनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कम हो गई है, यानी कि जो शेयर्स खरीदे अगर तो शेयर्स की वैल्यू 2 लाख ना होकर के अब कितनी हो गई है, 1,85,000। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,80,000। जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की जो थी इन्वेस्टमेंट, उनकी वैल्यू बढ़ गई है और बढ़ करके हो गई है 2,80,000। और एक फिफ्थ केस और है जिसमें बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,75,000। यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, 2 लाख की जगह पर 175 हो गया और काफी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, रिलेटिवली अगर हम थर्ड केस से बात करें तो इन केसेस में हम कैसे डील करने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे एडमिशन चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। और ठीक इसी तरीके से रिटायरमेंट और डेथ में भी यही तरीका इसका यूज किया जाएगा। बस फर्क क्या होगा, जो भी इसके प्रॉफिट एंड लॉस के इफेक्ट्स होंगे वो पार्टनर्स जो होंगे पहले वाले पार्टनर्स के बीच में बांटने, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी जब हम समझेंगे। अब मैं आपके साथ चल रहा हूं और आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि एक जो नियम है उस नियम को हम रिकॉल कर लेते हैं, जो रूल है उसको रिकॉल कर लेते हैं। और वो रूल ये है कि जितने भी हमारे पास फ्री रिजर्व पड़े होते हैं एडमिशन के टाइम पे, हम उन सारे फ्री रिजर्व्स को पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको उसके बीच में बांट देते हैं, पुराने लोग के बीच में। अब अगर कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है वो जितने की इन्वेस्टमेंट्स हैं उतने रुपए की ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वहां पर। अब जैसे कि यहाँ पर 2 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी नहीं बताया, क्वेश्चन में कोई नीचे एडजस्टमेंट दी नहीं है, तो इसका अलावा आपको ये सपोज करना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीस है। जितनी लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट उसी की उतनी ही वैल्यू है जब कुछ ना बताया हो, जो कि हम बात कर रहे हैं केस 1 के केस में। अब ऐसे में क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपने रिजर्व क्या होते हैं, वो प्रॉफिट्स हैं, कुछ प्रॉफिट्स को निकाल के अलग सेपरेट रख दिया कि भाई अगर कोई इससे नुकसान होगा तो उस नुकसान को पूरा किया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या 20,000 के जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखे हैं वो हमारे पास फ्री हो जाते हैं। क्यों फ्री हो जाते हैं भाई? सीधी सी बात है कि अब 2 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख रुपीस ही उसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कोई रिजर्व की जरूरत नहीं। जितने का आज उसका लिखा हुआ है वैल्यू उतनी ही वैल्यू है। तो ऐसे में क्या करोगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो आपके फ्री हो गए, तो अब जितने भी फ्री रिजर्व होंगे वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो ऐसे में हमारी एंट्री यहाँ पर क्या होगी वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर लिख दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं केस 1 की। केस फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनको हम क्या करेंगे, जब ये फ्री हो जाएंगे तो जो भी पहले से पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 थे और ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, और क्या रेशियो है इनका 3:2। तो यहाँ पे 2A 2B और आगे हम ए कैपिटल में लिखेंगे। और एक बात और याद रखनी है कि अगर आपके यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सारे के सारे बैलेंसेस जो हैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो करंट अकाउंट ओपन होते हैं, तब जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी उसमें उतार चढ़ाव है, जो प्लस माइनस है, वो सारे के सारे कहाँ पर करे जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो हम यहाँ पर कैपिटल में वैसे जनरल में जब कुछ नहीं होगा तो ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे 20,000 रुपीज का रिजर्व हमारे पास फ्री हो गया, और इस 20,000 के रिजर्व को हम बांट देंगे इन पार्टनर्स को 3:2 के रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा 3:2 में। तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। अब देखिए इसके बाद अगला केस जो है वो है केस 2। केस 2 में वो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की है वो 2 लाख रुपीज ही है। तो हमने यहाँ पर इसमें ये ट्रीटमेंट इसका यही हो जाएगा। क्यों ट्रीटमेंट यही हो जाएगा? क्योंकि भाई पहले भी हमने जब कुछ भी नहीं मान दिया हुआ है तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू उतनी ही है। अब तो वो खुद लिख के दे रहा है कि 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपीज ही है। तो अगर मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपीज ही है तो इसका ना फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 वो फ्री हो गया। और आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी रिजर्व अगर फ्री पड़ा हुआ है तो हर फ्री रिजर्व को जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा उससे आने से पहले हमने जो पुराने पार्टनर्स हैं पुराने रेशियो में उनको वो सारे फ्री रिजर्व्स बांट देने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट्स पड़े होते हैं उनको भी हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देते हैं। इसके अलावा अगर कोई लॉस पड़े हुए हैं तो वो भी पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांटे जाएंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। रीजन क्या है कि नया वाला बोलता है भाई आज से पहले की चीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो जितना पहले के प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपने आप अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, और आज के बाद से जब मैं एडमिट हो जाऊंगा तब हम आगे का देखेंगे सिस्टम कैसे चलता है और आगे के सारी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि केस 1 और केस 2 में आपका सेम जो है ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हमने केस 1 में जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये सपोज किया था उसकी 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीस है, और अब केस 2 में तो खुद ही एक्सप्रेस किया हुआ है कि वो 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केस 3 की। केस 3 में क्या कहते हैं कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,85,000। आपकी बार क्या हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी वैल्यू 2 लाख की जगह पर 1,85,000। यहां पर आप अगर नोटिस करें तो 15,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया। ये जो 15,000 रुपीज का लॉस है ये कहां से कवर किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। देखो भाई रिजर्व्स मेंटेन ही इसलिए किए जाते हैं कि जब भी कोई नुकसान होगा तो हम यहां से कवर कर लेंगे। रिजर्व को मेंटेन करने का पर्पस ही यही होता है। तो अगर वो कहते हैं जी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,85,000 हो गई है, तो इसका 15,000 रुपीज का लॉस है, और लॉस कहां से कवर करोगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से आप इस लॉस को कवर करोगे। तो ऐसे में हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे ये हम समझते हैं। हम लोग अब कर रहे हैं इस समय डील केस 3। केस 3 में अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखना है कि जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करना है। कहां से कवर करना है, हमारे रिजर्व से कवर करना होता है। तो शॉर्टकट में ही मैं लिख दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कितने रुपए का लॉस हो रहा है, वो 15,000 का हो रहा है। किस में हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। तो 15,000 रुपीज का हम लॉस यहां से कवर करेंगे यहां पर से। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, 15,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो कम हो गई और 15,000 रुपीज का रिजर्व कम हो गया। हमने 15,000 रुपीज का रिजर्व इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए यूज किया। क्यों लॉस हुआ है, बड़े सिंपल सा रीजन है, 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में लिखी हुई है और वो कहते हैं जी आज उसकी वैल्यू 1,85,000 रुपीज है। तो भाई 15,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस हम कहां से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। क्यों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लॉस को कवर करेंगे, क्योंकि बनाया ही वो इसीलिए गया है, उसका नाम ही है इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन
का रिजर्व, यानी कि ये प्रॉफिट हमने सेपरेट करके रखे हैं, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगी और जो नुकसान होगा वो यहाँ से कवर किया जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किस लिए किया है? इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, और एसेट जब भी घटानी होती है, जब भी एसेट्स जा रही होती हैं, या जब भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट को एसेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स, ये हमारा एक बेसिक रूल है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे वापस, और क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू 185 हो गई, रिजर्व आपके पास 20 थे, अब 20 के रिजर्व्स नहीं बचे। 20,000 के रिजर्व में से आपने अभी 15,000 रुपीज का लॉस कवर करने के लिए अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपके पास बचे कि 5,000 रुपीज बचे, क्योंकि 15,000 यूज हो गया। फिर से मैं बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का बैलेंस शीट में पड़ा था, 15,000 का लॉस हुआ, उस लॉस को कवर करने के लिए हमने 15,000 दे दिया, तो अब हमारे पास फ्री रिजर्व कितना बच गया? फ्री रिजर्व बच गया जी 5,000। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ठीक कर लिया। अब ये जो 5,000 बच गया है, इस 5,000 को हम क्या करने वाले हैं, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको पुराने रेशियो में बांट देंगे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं, उनको नए पार्टनर के आने से पहले हम वितरित कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उस रिजर्व को हम बांट देंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में, ए और बी को, और उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास इस समय केवल बचे हैं जी 5,000 रुपीज। 15 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में। जब हम 3:2 में बांटेंगे तो ये हो जाएंगे 3,000 और 2,000 रुपीज। अब आपने यहाँ पर 2 एंट्रीज पास करनी है, हम इनको मर्ज करके एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। वो कैसे हम बनाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हम एक सिंगल एंट्री इसकी बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले मैं लिख देता हूं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटल कितना था उसको इकट्ठे करके टोटल जितना था वो लिख देंगे। टोटल हमारे पास 20,000 था, और इसमें से हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के लॉस में कितना कवर करने में कितना खर्च कर दिया, हमने यूज कर लिया इसमें हमने 15,000, और जो बच गया था वो हमने यहाँ पर ए और बी को ट्रांसफर कर दिया। तो चाहे तो आप एक एंट्री बना के कर लें, और चाहे तो आप 2 एंट्रीज बना के करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए सिर्फ हमने क्या किया है, इसको मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बताया कि 15,000 पहले निकाल के इन्वेस्टमेंट का लॉस कवर किया, फिर 5,000 जो फ्री था वो बांट दिया, और इसमें हमने क्या किया भैया, 20 उठाया, 20 में से 15 लॉस कवर करने में यूज कर दिया, और 5,000 बांट दिया। तो हमने काम वही किया है, बस एक में इकट्ठे कर दिया और उसमें अलग अलग करके किया है। अब हम आगे चलते हैं, और अब हम लेंगे इसी में केस 4। केस 4 में क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,80,000। मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वैल्यू 2 लाख की जगह पर 2,80,000 हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू। तो अब आप सबसे पहले तो एक बात समझिए कि ये रिजर्व तो फ्री हो गया। रिजर्व किस लिए रखा होता है? लॉस को कवर करने के लिए। अगर कोई लॉस ही नहीं है तो वो रिजर्व फ्री हो गया। तो जो भी फ्री रिजर्व होते हैं वो रूल नंबर 1 वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिए होते हैं। तो सबसे पहले तो ये 20,000 जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसको हम बांट देंगे। पहला काम तो हम ये करने वाले हैं। तो आते हैं हम केस 4 के लिए ले लेते हैं एक जर्नल। केस 4 तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व थे वो पूरे के पूरे फ्री हो गए।
इसलिए हम क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, टू ए टू बी, टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल। और आपको ध्यान रखनी है बात कि अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर कैपिटल को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट। कितने रुपए के रिजर्व पड़े हुए थे, 20,000, और इस 20,000 को हम बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे हम, 3:2 के रेशियो में। तो ये हो जाएंगे जी 12,000 और 8,000। अब रिजर्व तो हमने फ्री थे, बांट लिए, रिजर्व का तो काम खत्म हो गया। अब दिक्कत ये है कि हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ठीक नहीं करी है। इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपीस की थी उसकी वैल्यू हो गई है 2,80,000। तो भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो बढ़ाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, 2 की जगह 280 हो गई है, तो 80,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। अब देखिए, अगर 80,000 की इन्वेस्टमेंट की आपको वैल्यू बढ़ानी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर के आप लिखेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से समझें कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय जो काम करते थे, एसेट्स के चेंजेस को, लायबिलिटीज के चेंजेस को जो रिकॉर्ड करते थे, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये अब इन्वेस्टमेंट का जो भी वैल्यू बढ़ जा रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, वो कहाँ से ठीक किया जाएगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में चल रहे हैं। अब देखिए, एक एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। एसेट कहाँ से बढ़ती हैं, एसेट डेबिट आइटम है, एसेट डेबिट से बढ़ती हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना होगा। और जब इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट करेंगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जितनी भी वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती हैं, उनके जो रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उसको कहाँ रखा जाता है, रिवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय पढ़ चुके हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज करें। कितनी वैल्यू हमारी बढ़ गई है, देखिए उन्होंने बोला है कि भाई ये जो वैल्यू बढ़ गई है, ये वैल्यू हो गई है 2,80,000। तो 2,80,000 जो है वो हम यहाँ पर वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, 80,000 की वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 लाख तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 80,000 की वैल्यू का बढ़ाने के लिए 80,000 प्लस करना होगा। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट 80,000 बढ़ गई, और उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ चला गया, रिवैल्यूएशन। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो चेंज हो गई और एक नया अकाउंट और ओपन हो गया, और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अगर आप डायरेक्टली सोच लें थोड़ा सा इस बात पे कि जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा और उसमें जब हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा के लिखी होगी, तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ी होगी तो उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। तो रिजल्टेंट क्या है कि 80,000 रुपीज का प्रॉफिट आया होगा। और ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमने क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को, ये आपको पहले से ही पता है, उसको हमने ट्रांसफर करना होता है ओल्ड पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा। जो इसमें प्रॉफिट है वो किसको बांट दिया जाएगा, ए को और बी को। कितना प्रॉफिट हुआ होगा, एक ही चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में गई है, और वो है आपकी इन्वेस्टमेंट, और उससे प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, 80,000। तो हम इसको यहाँ पे लिख दें। और क्या रेशियो था हमारा यहाँ पर, 3:2। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस को ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 48,000, और यहाँ हो जाएगा आपका 32,000। कुल मिला के जो ध्यान रखने की बात है कि जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, उन फ्री रिजर्व्स को आपने क्या करना होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, नए वाले पार्टनर के आने से पहले। और अगर रिटायरमेंट डेथ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो रिटायर होके जा रहा है पार्टनर, या जिस पार्टनर डेथ हो गई है, उसको भी शेयर देना है। कुल मिला के जो बड़े तौर पर ये याद रखना है कि जो पहले से पार्टनर थे उनके अकाउंट में ट्रीटमेंट करना है। और एक दूसरे तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है, रिटायरमेंट और
एडमिशन और डेथ तीनों के संदर्भ में अगर बात करें तो जितने भी लोग बैलेंस शीट में उस समय मौजूद थे, चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो रिटायरमेंट की बात हो, चाहे वो डेथ की बात हो, जितने भी लोग बैलेंस शीट में मौजूद थे उन लोगों को ये रिवैल्यूएशन करना होता है और फ्री रिजर्व्स को बांटना होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो जो लोग हैं उन्हीं का ही ये सारा काम किया हुआ है। ऐसे में ये ध्यान रखना है कि जो नया पार्टनर आने वाला है उसको हमने इससे कहीं से भी एसोसिएट नहीं करना है, क्योंकि ये सारे काम क्या है एडमिशन के केस में नए वाले पार्टनर के आने से पहले होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अगले केस को, और केस नंबर हम डिस्कस करेंगे 5। केस नंबर 5 में वो कहते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,75,000। यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू कम हो गई। अब आप बोलोगे कि केस नंबर 3 में भी तो ये हुआ था, केस नंबर 3 में भी मार्केट वैल्यू कम हो गई थी। थोड़ा सा एक चेंज है यहाँ पर, केस नंबर 3 में और 5 में दोनों में मार्केट वैल्यू कम हो रही है, पर एक में क्या हो रहा है कि इतनी वैल्यू कम हो जा रही है, जो 5th केस है उसमें इतनी ज्यादा वैल्यू कम हो जा रही है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज कर रहे हैं तो वो सारे के सारा यूज हो जा रहा है, फिर भी हमारा लॉस जो है कवर नहीं हो पा रहा। अब इसमें देखिए ना, आप 2 लाख रुपीस की वैल्यू कितनी हो गई है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख की वैल्यू हो गई है 1,75,000, और लॉस कितना हो गया आपका 25,000, और जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं 20,000, तो 20,000 रुपीज लॉस कवर करने के लिए रखे हुए हैं और लॉस हो गया जी 25,000। तो अब ऐसे में क्या है कि 5,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं। और जबकि केस 3 में क्या था कि वहां पर 20,000 में से हमने 15,000 का लॉस कवर किया और 5,000 बच जा रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब कम पड़ रहे होंगे, रिजर्व से कवर ही नहीं हो पा रहे होंगे, तो फिर वही काम करना होगा। जब रिजर्व से कवर नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डील करना होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ आगे फिफ्थ केस। सबसे पहले हमें लॉस कवर करना है। लॉस हो रहा है हमारे पास 25,000, रिजर्व में रखे हैं 20,000, 5,000 रुपीज हमारे पास कम पड़ रहा है। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम क्या करेंगे 20,000 रुपीज लेंगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो कम कितनी हो गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है आपकी 25,000। तो यहाँ पर 5,000 रुपीज और चाहिए, तो इसको हम कहां से कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखिए जो लॉस हो रहा है वो लॉस ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस ट्रांसफर किया जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो जब भी लॉस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है। हम चाहें तो यहाँ पे 2 अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते थे। पहले हम बोलते हैं कि 20,000 रुपीज का हमने लॉस कवर कर लिया, फिर हम बोलते हैं जी रिवैल्यूएशन से 5,000 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिया। तो चाहे तो हम यहाँ पर 2 एंट्रीज में भी लिख सकते थे। पहली एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने 20,000 रुपीज का लॉस कवर किया। फिर हम रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट एक एंट्री और पास करते हैं जिसमें हमने 5,000 रुपीज के लॉस को कवर किया होता। अब जब हमने यहाँ पर इसको बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो अब फ्री रिजर्व जैसा कुछ भी नहीं था जो हम पार्टनर्स को बांटते हैं। यहाँ फ्री रिजर्व की बात तो छोड़िए, यहाँ पर तो और नुकसान हो गया और कम पड़ गए पैसे, तो फ्री का तो अमाउंट कुछ था ही नहीं जो हम पार्टनर्स में बांटते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व का पार्ट तो खत्म किया। अब कुल मिला के अगर आप नोटिस करें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने 5,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट का लॉस दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट में जो 5,000 का लॉस हुआ होगा उस लॉस को फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा उसमें जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी गई होगी, अल्टीमेटली नीचे रिजल्ट क्या आएगा, 5,000 रुपीज का लॉस। अगर और कोई भी एसेट्स के लॉसेस आ रहे होंगे, तो अगर और कोई लॉस भी आ रहे होंगे तो रिवैल्यूएशन में जो बाकी और एसेट्स के लॉसेस हैं या प्रॉफिट है, उन सबको मिला करके तब हम डील करेंगे, और उसमें जो फाइनली लॉस या प्रॉफिट आएगा उसको हम बांटेंगे। यहाँ पर केवल एक ही चीज है, रिवैल्यूएशन में
इन्वेस्टमेंट गई है, इन्वेस्टमेंट में 5000 लॉस हुआ है, तो सीधी सी बात है जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसमें भी 5000 का लॉस का बैलेंस आ रहा होगा, और वो लॉस का जो बैलेंस है वो कहाँ पर आप ट्रांसफर करोगे, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन सी पार्टनर्स हैं यहाँ पर, ए है और बी है, ए और बी को ये रिवोल्यूशन के लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए एंड बी, डेबिट कर दिया हमने, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, और रिवॉल्यूशन में लॉस हुआ था जी 5000 रुपीज का, 3:2 में बांट दिया, तो ये आ गया आपका 3000 और 2000 रुपीज का। तो आपको यही बात ध्यान देनी है कि भाई अगर कोई रिजर्व फ्री है तो फ्री रिजर्व को आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं तो फिर जैसे कि इस केस में यहाँ पर क्या है भाई 20,000 पड़े हों और 25,000 का लॉस हो रहा है, तो आपके पास कुछ भी फ्री रिजर्व नहीं है, तो फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक बात और जो ध्यान देनी है कि अगर रिजर्व से लॉस कवर नहीं हो रहा है तो जितना भी बचा हुआ लॉस होगा वो कहाँ से कवर करेंगे, रिवॉल्यूशन से। और ठीक इसी तरीके से अगर किसी समय आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, जो उसकी वैल्यू जो बढ़ जाएगी, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितने रुपए का आपके पास रिजर्व रखा हुआ है, अगर वहां तक लॉस कवर हो सकते हैं तो वो उस रिजर्व से लॉस कवर किए जाएंगे, और अगर आपके पास पैसे कम पड़ते हैं, लॉस कवर कर नहीं पाते हैं, तो फिर बचे हुए लॉस को आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वहां पर उसकी एसेट का रिवॉल्यूशन करते हुए उस लॉस को वहां से डील करेंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो उसके प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को भी आपने क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में रखना है और रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू डील करना है। जब भी प्रॉफिट्स हो रहे होंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरे का पूरा फ्री हो जाएगा, वो सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में बांट देना है, और जितनी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी उसका जो प्रॉफिट आया होगा वो भी पार्टनर्स के बीच में बांटना है। इसके अलावा एक बात और आगे छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया होगा, क्वेश्चन में कभी कभी रिजर्व फंड दिया होगा, या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अगर बैलेंस है वो दोनों तरफ हो सकता है, वो एसेट्स में भी हो सकता है और लायबिलिटीज में भी हो सकता है। अगर वो एसेट साइड में दिया है तो इसका मतलब वो लॉस का बैलेंस है, और अगर वो लायबिलिटी साइड में दिया है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट का बैलेंस है। तो देखिए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस के, चाहे वो डेबिट के हों, चाहे वो क्रेडिट के हों, यानी कि चाहे वो एसेट साइड के हों, चाहे वो लायबिलिटी साइड के हों, नए पार्टनर के आने से पहले वो पुराने पार्टनर्स को हमेशा उनको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। क्यों बांटा जाएगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो नया पार्टनर है वो आ जा रहा है, वो पुरानी चीजों से कोई मतलब नहीं रखता है, वो अगर कोई पुराने प्रॉफिट पड़े हुए हैं तो वो पुराने लोगों के बीच में बांट दिए जाए, अगर पुराने नुकसान है तो वो भी पुराने लोगों के बीच में बांट दिए जाए। और जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या कोई भी फ्री रिजर्व पड़ा है तो वो भी इनफैक्ट में प्रॉफिट है, और किसका दिया हुआ प्रॉफिट है, किसका रखा हुआ प्रॉफिट है, पुराने लोगों का रखा हुआ प्रॉफिट है। तो वो पुराने लोगों को पुराने रेशियो में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।